नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर कुमार गौतम समता मार्ग की तरफ से आज की साक्षात्कार श्रृंखला में हमारे साथ इन्वायरमेंटल मूवमेंट की जानकारी या समझ रखने वाले देश के कुछ गिने चुने लोगों में अपना स्थान रखने वाले श्री रवि चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का जो विषय है उसके केंद्र में पृथ्वी, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल मूवमेंट है। तो सबसे पहले मैं रवि चोपड़ा जी से उनके पृष्ठभूमि के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई और आप में सबसे पहली बार पर्यावरण जागरूकता कब और कहाँ से पैदा हुई, उसमें किस तरह के विचार, किस तरह के व्यक्तित्व का योगदान था? मेरी पैदाइश बम्बई की है। उस समय बम्बई ही था, मुंबई बाद में बना है। और अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ा और बम्बई में जेवियर्स कॉलेज में 2 साल पढ़ाई करने के बाद आईआईटी बम्बई ज्वाइन किया और वहाँ 4 साल में अपनी डिग्री लेकर मैं आम सहपाठियों की तरह विदेश चले गया। विदेश में स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पीएचडी ली और 1981 के शुरू में भारत वापस लौट आया। अब ये तो रहा शिक्षा, लेकिन एक और भी शिक्षा थी जो घर से मिली थी। और उसमें सबसे पहले मेरी माँ के चाचा थे लाला चिंतराम, जो आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय के कहने पर जीवनदानी बने और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी में थे और बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सादापन उनके जीवन में और हर गांधीवादी मूल्य का पालन करने वाले व्यक्ति थे। मुझे याद है जब वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो भोजन का समय हो गया था और पत्नी उनसे कह रही थी कि आ जाइए भोजन कर लीजिए। तो कहते हैं, श्रीमती जी ये 50 पैसे का हिसाब नहीं मुझे मिल रहा है, ये मैं खोज लूँ फिर आऊँगा। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था। पूरे परिवार में उनका बहुत सम्मान आदर था। तो जैसे बच्चे होते हैं उनको एक आदर्श मिलता है, तो मुझे लगा कि बड़े होकर ऐसे बनना चाहिए। ये पहला एक विचार था। फिर दूसरा मोड़ आया जब 10वीं में था और एक दिन राजमोहन गांधी, वो भी तब युवक ही था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, ही मस्ट बी इन हिज 20s। तो उसका एक भाषण था चौपाटी बीच पर हमारे घर के पास और मित्र के साथ में गया उसको सुनने के लिए और बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि युवा वर्ग को आगे आना चाहिए नेशन बिल्डिंग के लिए। आप लोग मिल रहे हो ना, राष्ट्र निर्माण, ये 1961 की बात है। तो मैं घर लौटा, मैंने माँ बाप से कहा कि भाई मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे देश बनाने का काम करना है। माँ बाप ने कहा चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, देश निर्माण बाद में हो जाएगा। तो कोई वहाँ से कोई एनकरेजमेंट नहीं मिली। खैर दिमाग में ये बात बैठ गई कि काम करना है देश निर्माण का।
अब तीसरा मोड़ आता है 1965 में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ और लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था और देश में बड़ा ज़बरदस्त अकाल पड़ा हुआ था। 66-67 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जयप्रकाश जी का कहना था कि जो लोग आराम से 2 समय का खाना खा लेते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो एक समय का हफ्ते में एक समय का भोजन ना खाएं ताकि और लोगों को अनाज मिल सके। ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। तो हमने एक अपने कैंपस में ही मिस ए मील कैंपेन शुरू किया लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और उसका एक बड़ा असर हुआ क्योंकि उस समय हम लोग काफ़ी हद तक निर्भर थे। अमेरिका से जो अनाज आता था PL 480 के अंतर्गत, पब्लिक लॉ 480 के अंतर्गत, तो उससे राशन की दुकानों में अनाज आता था और लोग अनाज खरीद पाते थे। सो कुछ समय के बाद वहाँ 2 अमेरिकन भाई थे, जुड़वा भाई होंगे शायद, विलियम बिल एंड शायद जॉर्ज पैडक, अब मैं दूसरे का नाम, पैडक ब्रदर्स। तो उन्होंने एक किताब छापी ट्रियाज, TRIAGE। ट्रियाज का मतलब होता है कि जब जहाज डूब रहा है तो कैप्टन को एक व्यवहारिक अनुमति होती है कि जो लोग बच नहीं सकते हैं उनको उनकी चिंता करनी छोड़ दो, उनको मरने दो, जो बच सकते हैं उनको बचाओ। तो इन 2 भाइयों ने ये लिखा कि बाय द mid-70s people will be falling dead like flies on the streets of Indian cities। इसलिए भारत की मदद करना फजूल है, ये तो it's only going to prolong the problem। और उस समय काफ़ी इसका था, ओवर पॉपुलेशन वगैरह की बात इंटरनेशनल लेवल पर। तो हम लोग जो IIT में पढ़ रहे थे, हमने आपस में सोचना शुरू किया कि यार ये हमारा भविष्य है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो हमको कुछ करना चाहिए। और फिर एक हमारे किसी मित्र ने, एक बुज़ुर्ग वहाँ पर प्रोफेसर PK मेहता थे, आए वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, उन्होंने वहाँ पर फ्रंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक एडवांसमेंट बनाया था, फ्रिया। और उनसे ये कहा कि वो बॉम्बे IIT में कुछ बच्चे हैं, वो भी इस तरह की सोच रखते हैं, आप लोग जब हिंदुस्तान जा रहे हो फ्रिया के और यूनिट्स बनाने के लिए, तो इनसे संपर्क कर लीजिए। उनसे हमारा संपर्क हुआ, काफ़ी हम लोग, पहली बार हमको प्रोत्साहन महसूस हुआ कि हमारे विचारों के लिए बुज़ुर्ग भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम फ्रिया का पहला यूनिट यहीं पर बम्बई में बनाएंगे। फिर वो बना और काफ़ी एक्टिव हुआ। 1969 से लेकर 73-74 तक काफ़ी एक बड़ा स्टूडेंट वॉलंटियर प्रोग्राम चलाया कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग शहरी लोग हैं, उनको भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है, गरीबी क्या होती है ये देखी नहीं है उन्होंने। और ऐसे बच्चों को एक एक्सपोजर मिलना चाहिए ताकि वो अपने देश को समझना शुरू करें और देश की ओर उनका ध्यान बढ़े। तो ये काफ़ी बड़ा सफल कार्यक्रम रहा, जिसकी बाद में JP ने बहुत तारीफ़ भी की एवरीमैन्स वीकली में। तब तक मैं 68 में ग्रेजुएशन के बाद तो मैं विदेश चले गया था, और मेरे एक सीनियर थे दुनू रॉय, तो मैंने दुनू को कहा, दुनू IIT में सबसे बढ़िया श्रेष्ठ लड़का था,
अब भी उसी को मानते हैं कि आईआईटी की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली पर जो मेडल दिया गया है टू द मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, वो दोनों को ही मिला है, दोनों बार। तो दोनों से मैंने कहा कि यार ये तुम जानते हो हमने ये शुरू किया है, तो मैं तो जा रहा हूँ विदेश, तुम इसको संभाल लो। हंसने लगा, कहता भागो यहाँ से, मुझे मेरी एमटेक ख़त्म करने दो। फिर कहता है तुम लोग इसको 1 साल संभालो, मेरी एमटेक ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं इसको संभाल लूँगा। तो उसके बाद ही बिल्ट अप द स्टूडेंट वॉलंटियर प्रोग्राम, और कई अनुभव हुए। इस बीच में मैं विदेश में था और पहली बार आनंद से मेरी मुलाकात वहाँ हुई, जब पता चला कि भारत से एक व्यक्ति आया है जो जेपी मूवमेंट में एक्टिव था। तो हमने नाम तो सुना था जेपी मूवमेंट का, लेकिन हम जानते नहीं थे कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों मूवमेंट हो रही है, इसके उद्देश्य क्या है। तो हमने आनंद को बुलाया न्यूयॉर्क और कहा कि हमारे साथ एक चर्चा करो। तो जैसे आप सब बहुत प्रभावित हो आनंद से, तो हम भी बहुत प्रभावित हुए आनंद को मिलकर। और तब फिर हमारी मित्रता बनी। हमने कहा कि देखो भाई, ये बातें तो कोई जानता ही नहीं है, भारतवासी इतने बसे हुए हैं, किसी को नहीं पता है इन बातों का, तो क्यों नहीं हम तुमको एक भ्रमण पे भेजते हैं, एंड यू गो ऑन अ टूर ऑफ इंडियन कम्युनिटीज़ इन द यूएस। तो ये मान गया। तो ये तय हुआ कि छुट्टियां मई के अंत में शुरू होंगी, उसके बाद ये भ्रमण पे निकलेगा। 25 जून को ये न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, और सुबह सुबह अखबार खोली हमने तो देखा कि इमरजेंसी लगी है, और चकित रह गए। उसके बाद फिर हम कई मित्रों के साथ मिलकर हमने इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, और काफ़ी उसमें इमरजेंसी का विरोध किया, जो फिर आप सब जानते ही हो कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की हार हुई। तो 1980 में मैंने अपनी पीएचडी ख़त्म कर ली। वो 2 साल इमरजेंसी के मैंने अपनी पढ़ाई का काम छोड़ दिया था, और यहाँ लौटे 81 के शुरू में। उससे पहले आप ये मान के चलें कि मुझे 78-79 तक पर्यावरण के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। और जब भी मुझसे लोग कभी कोई बात करता था तो मैं कहता हमारे हिंदुस्तान में तो ये है नहीं, क्योंकि अमेरिका में जो प्रदूषण की समस्या थी वो ज़्यादातर फैक्ट्रियों को लेकर थी। और मैंने कहा भारत में तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है। फिर एक सज्जन से मुलाकात हुई, अनिल अग्रवाल से, और अनिल अग्रवाल उस समय इंग्लैंड में था। उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा अरे तुमको पता ही नहीं है पर्यावरण होता क्या है। तो ये तो यहाँ का पर्यावरण है, भारत का पर्यावरण बहुत अलग है। और फिर उससे मैंने सीखा कि भारत में ग्रामीण समाज जो है उसका रोज का जीवन जो है वो उसके पड़ोस के पर्यावरण पे निर्भर है। उसको अपना भोजन चाहिए तो अपनी ज़मीन से लेके आएगा, उसको पानी चाहिए तो कुएं से लाएगा, उसको ईंधन चाहिए तो जंगल से लाएगा या लाएगी, ठीक है ना। तो इसका तो पूरा जीवन ही पर्यावरण पर निर्भर है। इसलिए हम पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो उसके जीवन पे असर होगा। अब मेरा उस समय ध्यान यही था कि मुझे ग्रामीण विकास का काम करना है। और ग्रामीण विकास क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी वो लंबी चौड़ी समझ नहीं थी। लेकिन ये बात मुझे समझ आ गई कि जो भी विकास करना है वो पर्यावरण
के विकास पे ही टिका होगा। तो यूँ समझिए कि लगभग 1980-81 के आसपास मुझे पर्यावरण का थोड़ा सा ज्ञान हुआ। भारत लौटा, फिर एक विचार आया, अनिल के साथ मैं दोस्ती हो गई, मैं उसके यहाँ आता जाता था। तो अनिल ने नवंबर 81 में मुझसे कहा कि देखो यार, ये मलेशिया में एक पर्चा निकला है, स्टेट ऑफ मलेशियाज एनवायरनमेंट। हम लोग क्यों नहीं एक काम करते हैं, हम लोग भारत के पर्यावरण पर लेख लिखते हैं और अखबारों से कहेंगे कि 5 जून को हमको जगह दे दें, हम ये लेख वहाँ पर निकालेंगे। और उस समय उसने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना की थी, तो उसकी जान पहचान अच्छी थी अखबारों के साथ। खुद जर्नलिस्ट था, वैसे आईआईटी कानपुर का पढ़ा हुआ था, लेकिन पेशा उसका जर्नलिज्म हुआ। तो उसके साथ एक्टिविज्म की वजह से, हाँ नहीं, उसका एक्सपोजर अनुपम मिश्रा ने करवाया था, उसको चिपको आंदोलन समझने के लिए भेजा, तो उसका परिवर्तन उससे हुआ था। तो खैर हम लोग फिर मैंने उससे कहा कि देखो यार, ऐसे है कि ये जो रिपोर्ट है ये सीएससी की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये भारत के नागरिकों की रिपोर्ट होनी चाहिए। हर साल भारत सरकार एक इकोनॉमिक सर्वे निकालता है और कहता है कि हमारे देश की हालत ये है। हमको एक नागरिकों की तरफ से एक रिपोर्ट निकालनी चाहिए और बताना चाहिए कि नागरिक सोचते हैं कि हमारे देश का हाल ये है। तो मैंने कहा एक सिटीजन्स रिपोर्ट निकालेंगे। तो कहता है यार, डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी एरोगेंट ऑफ अस। मैंने कहा नहीं, हम और लोगों से कहेंगे, सिर्फ सीएससी के लोग थोड़ी लिखेंगे, देश भर में हम लोगों को जोड़ेंगे इससे। और जेपी तो वैसे भी कहते थे कि वॉचडॉग कमिटीज़ होनी चाहिए, ये वॉचडॉग कमेटी हर साल हम ऐसी एक रिपोर्ट निकालेंगे, तो यही वॉचडॉग का काम करेगा। तो इस तरह से मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर कुछ समय के बाद मुझे लगा कि एक ठीक है, ये लेख वेख तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों की जानकारी बढ़ती है, लेकिन बहुत से लोग सीएससी आते थे अपनी व्यवहारिक समस्याएं लेकर, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा एक ऐसी एक संस्थान हो जहाँ पर लोगों की समस्याएं जो है उनका हल निकालने के लिए वहाँ पर काम हो। तब अनेक मित्रों के साथ जुड़कर फिर एक पीपल साइंस इंस्टीट्यूट लोक विज्ञान संस्थान खोला 1988 में। तो ये है मेरी कहानी। बहुत तो आप लोगों ने देखा कि इनकी जो शुरुआत हुई अमेरिका में रहने के दौरान ही, और एक बहुत गंभीर जो इनके ऊपर विचार प्रभाव पड़ा जयप्रकाश नारायण जी का, और वो जब नॉन पार्टी मूवमेंट की बात करते हैं तो इन्हीं संगठन की बात करते हैं जिससे न सिर्फ राजनीतिक आयाम से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के आयाम से भी जन चेतना कैसे पॉलिसी को प्रभावित करती है।